आज हम 10वीं का 10वां पाठ लेंगे। ठेस। पूरक पठन का पाठ है। रचनाकार है फणीश्वरनाथ रेणु। रचनाकार जी का परिचय हम देखेंगे। इनका जन्म 4 मार्च 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 में हुई। हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। मतलब कि प्रेमचंद जी की कहानी जिस तरह हमारे दिल को छू जाती थी उसी तरह इनकी कहानी होती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। अब आंचलिक इसका मतलब है कि प्रांतीय, क्षेत्रीय, यानी किसी प्रांत की कहानी या क्षेत्र की कहानी। तो यह जो कहानी है हमारी वह बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। अब इनकी रेणु जी की कहानियाँ हृदय को छू लेने वाली होती है। प्रस्तुत कहानी में भी श्रीचंद नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया है। उसे अपनी कला का बहुत ही यानी नाज है, वह स्वाभिमानी भी है, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। उसकी कला के बारे में कोई उसे भला बुरा कहे तो वह सह नहीं सकता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात किया जाए तो उसे ठेस लगती है, वह दुखी हो जाता है। ठेस इसका मतलब है कि मन को पीड़ा पहुंचना या दुखी होना। चलिए कहानी की ओर। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान श्रीचंद की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। बेगार इसका मतलब कि बिना मजदूरी दिए किसी से ज़बरदस्ती काम करवा लेना। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने आता श्रीचंद को। क्या होगा उसे बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं श्रीचंद राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ। पगडंडी यानी जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है ना खेत का, वह धीरे धीरे आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब हमें पता चलता है कि श्रीचंद को खेतीबाड़ी के कामों में कोई रुचि नहीं थी और एक दिन में बाकी के जो मजदूर जितना काम करते हैं उनसे बहुत कम काम श्रीचंद करता था। इसलिए उसे कोई भी काम करने के लिए बुलाते नहीं थे। आज श्रीचंद को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। अब मुफ्तखोर इसका मतलब है कि जो मुफ्त में खाना खाता है। कामचोर इसका मतलब है कि जो काम नहीं करता है। और चटोर इसका मतलब है कि स्वादिष्ट व्यंजन देखकर जिसके मुंह में पानी आ जाता है, जो ललचाता है। तो आज श्रीचंद को लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं और चटोर कहते हैं। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। मड़ैया इसका मतलब है झोपड़ी। एक समय था कि श्रीचंद के मड़ैया के पास मतलब उसके झोपड़ी के पास बाबू लोगों की यानी बड़े बड़े लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, यानी बड़े बड़े लोग उसके यहाँ आते थे। लोग उसे पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। खुशामद करते थे मतलब उसे मनाते थे, उसकी हाजी हाजी करते थे और कहते थे, अरे श्रीचंद भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, श्रीचंद से एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दी। चीक इसका मतलब है कि जो बाँस की तिलियाँ होती है ना, उसका जो पर्दा बनाया जाता है उसे चीक कहते हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी श्रीचंद को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग क्या क्या लगेगा इसका मतलब क्या है कि श्रीचंद को खाने में क्या क्या दोगी, क्योंकि श्रीचंद जो है वह खाना बहुत पसंद करता है
और खाने का शौकीन है। माँ हंसकर कहती, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने सिरचंद ने बेपानी कर दिया था। बेपानी कर दिया था मतलब बेइज्जत कर दिया था। और क्या कहा था सिरचंद ने कि तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है। नाखून से काटकर इसका मतलब बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ी सी तरकारी यानी सब्जी परोसती है। और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। और जो कढ़ी बनाते हैं तो वह दही की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ तो इमली का रस डालकर बनाई गई थी, जो कि सिरचंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और वह कहता कि ऐसी जो कढ़ी है हमारे यहाँ तो यानी गरीब लोगों के यहाँ बनती है, तुम्हारी भाभी क्या गरीब है क्या। तो इस तरह से उसे बेपानी यानी बेइज्जत कर दिया था सिरचंद ने। हमें पता चलता है कि सिरचंद को अगर कोई कंजूसी से परोसे तो उसे पसंद नहीं है। इसीलिए सिरचंद को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचंद को देखते ही माँ हुलसकर कहती, हुलसकर मतलब आनंदित होकर कहती, आओ सिरचंद, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नेनू इसका मतलब है कि जो मलाईदार दूध होता है कि जिससे हम घी वगैरह बनाते हैं ना। तो लेखक की माँ नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, ऐसा वह सिरचंद से कहती है। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। चूड़ा मतलब एक खाद्य पदार्थ है जो सिरचंद को बहुत पसंद है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद भेजा है मतलब संदेशा भेजा है, मैसेज भेजा है कि उसकी ननंद रूठी हुई है मोथी की शीतल पाटी के लिए। अब मोथी यानी एक प्रकार की पानी में उगने वाली घास होती है, और शीतल पाटी इसका मतलब कि चटाई हम बनाते हैं ना, तो नागर मोथा जिसे हम कहते हैं, तो नागर मोथा की घास से बनाई हुई चटाई के लिए बड़ी बेटी की ननंद रूठ गई थी। सिरचंद अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता है। घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। अब जो कलाकार होते हैं तो शादी ब्याह के मौसम में उनके हाथों जो चीज़ें बनती है या बनाई जाती है तो उनकी बहुत ही मांग होती है। तो सिरचंद कहता है कि घी की जो सौंधी खुशबू है उसे सूंघकर ही आ रहा हूँ, नहीं तो अभी तो बहुत काम है, दम मारने की भी छुट्टी नहीं है। सिरचंद जाति का कारीगर है। जाति का कारीगर है इसका मतलब है कि वह बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। वह सिरचंद अच्छा काम करने में विश्वास रखता है, और अच्छा काम करने के लिए समय ज़्यादा भी लगे तो भी वह देता है, क्योंकि वह कैसा कलाकार है, जाति का कलाकार है। तो एक एक मोती यानी नागर मोथा और पटेर यानी जो सरकंडे होते हैं ना, पानी में उगने वाली घास कि जिसका तना एकदम सीधा होता है, और चटाई वगैरह बनाने के लिए इसके पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वह मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है मतलब झाड़ू जैसे वह एकत्रित करता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन उसका समाप्त हो जाता है। यानी चटाई बनाने की जो पूर्व तैयारी है उसे करने में ही वह एक दिन लगा देता है। इतने तन्मयता से वह काम करता है। तो काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। क्या कहता है कि फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचंद मुँहजोर है, कामचोर नहीं है। उसे भी पता है कि सिरचंद मुँहफट है यानी स्पष्ट वक्ता है, लेकिन काम के प्रति उसकी लगन है, विश्वास है, वह कामचोर नहीं है। वह कला का सम्मान करने वाला है, उसे अपनी कला पर स्वाभिमान है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। वह एक ऐसा कारीगर है
कि लोग उसे मजदूरी नहीं देते हैं पैसों के रूप में, तो उसे बुलाकर उसे काम करवाते हैं और उसे पेट भर खाना खिला देते हैं। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह पसंद नहीं करता। झाला इसका मतलब है कि जो बात में जो तीखापन होता है, जो कड़वी बात है, वह उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यानी उसके साथ अगर प्रेम भरा व्यवहार किया जाए तो वह पसंद है उसे, लेकिन कोई तीखेपन से या कड़वाहट से बात करे तो वह चिढ़ जाता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर भी समझते हैं इसका मतलब कि बहुत खाने वाला समझते हैं, जिसके मुंह में व्यंजन देखकर पानी आ जाए ऐसा भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इसका प्रबंध कर लो। प्रबंध इसका मतलब है व्यवस्था कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ इसका मतलब बहुत ही आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी खुशी से वह आ जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर उसे यह एहसास हुआ कि किसी के घर उसे खाना परोसने में कंजूसी कर रहे हैं तो और अच्छा खाना नहीं है, तो वह मन लगाकर काम नहीं करेगा। वह काम अधूरा ही छोड़कर आ जाएगा और कहेगा, आज तो अध कपाली दर्द से माथा ठनठना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूर्ण कर दूंगा। और किसी दिन इसका मतलब वह कभी नहीं आएगा, वह उनके घर का काम आधा अधूरा ही छोड़ देगा। मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, मोढ़े इसका मतलब है जो बैठने के लिए स्टूल वगैरह होते हैं ना, वह। तो ऐसे भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, जाले इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े टोपले होते हैं ना, वह। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी। हलवा हो यानी जो खेती में हल चलाते हैं तो उन्हें धूप में काम करना पड़ता है, तो धूप से बचने के लिए वे ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी पहनते हैं। तो सिरचन बड़े ही अच्छी तरीके से वह बना सकता है। इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम कहने बिना महत्व का काम, कि जो आवश्यक नहीं है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। विदा करो इसका मतलब भेज दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। अब सिरचन जैसे जो कलाकार हैं, इनकी कला का सम्मान ज़्यादातर गांव के लोग नहीं करते हैं। उन्हें बुलाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और उन्हें पैसों के रूप में मजदूरी नहीं देते, तो मजदूरी के नाम पर उन्हें पेट भर खिला देते हैं। किसी किसी के या तो वह भी नहीं मिलता। तो ऐसी उनकी हालत कैसे हो गई है, यानी बदहाल हो गए हैं वे। उनकी अवस्था कुछ ठीक नहीं है। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है। बात करने में भी कारगर है इसका मतलब है कि वह स्पष्ट वक्ता है, हाजिर जवाबी है। महाजन टोले की भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। तिलमिला उठी थी इसका मतलब कि वह गुस्सा हो गई। और क्या कहा उसने, ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। सिरचन ने उसे जवाब दिया, बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। खेसारी इसका मतलब है कि जो भुनी हुई दाल होती है उसका सत्तू खिलाकर उसने काम करवा लिया। और कितना काम किया कि 2-3 चटाई
उनसे श्रीचंद से बिनवा ली। वह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, श्रीचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी किसी किसी के घर श्रीचंद जैसे कलाकार को दिन भर काम करने के बावजूद सिर्फ खेसारी का सत्तू वगैरह ही मिलता है, पेट भर खाना नहीं मिलता। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी और लेखक की सबसे छोटी बहन का नाम था मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी से लिखकर चेतावनी दे दी थी। चेतावनी दे दी थी मतलब कि सूचना दे दी थी, सावधान किया था कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आना चाहिए, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना मानू आएगी तो क्या कि उसे घर में नहीं लिया जाएगा। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। बैरंग इसका मतलब है कि मानू को तुरंत वापस कर दिया जाएगा। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही श्रीचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने कहा था, देखो श्रीचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यानी काम इतना अच्छा होना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि बाप रे, यह काम कितना अच्छा है, किसने किया है। तुम्हारा नाम होना चाहिए और देखने वाले जो है वह देखते ही रह जाए। बस श्रीचंद ने सुन लिया और श्रीचंद को पता था कि इस हवेली में, यानी लेखक की हवेली जो है, लेखक का घर है, तो उसमें लेखक की माँ और लेखक की जो छोटी बहन है मानू, वह भी श्रीचंद को सम्मान देते थे और इसीलिए श्रीचंद ने भी वह उनकी बात सुनता गया और अपना काम मन लगाकर उसने करना आरंभ किया। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ श्रीचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों के झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। झब्बे इसका मतलब है कि जो फंदे गुच्छे होते हैं ना, चीक इसका मतलब क्या है कि जो पर्दा है वह बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मंजली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। यानी उससे मंजली भाभी को ऐसा लगा कि श्रीचंद को इस बार मोहर छाप धोती मिलने वाली है, इसलिए वह मन लगाकर काम कर रहा है। लेकिन वैसा नहीं था। श्रीचंद ने जवाब दिया। काम में व्यस्त श्रीचंद के कानों में बात पड़ गई। कानों में बात पड़ गई मतलब उसने सुन लिया। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी अगर देते तो भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। अब यह हमें पता चलता है कि मानू के प्रति श्रीचंद के दिल में बहन जैसा प्यार था और मानू दीदी का जो दूल्हा है वह भी बड़ा आदमी है और उसकी मांग है कि शीतल पाटी चाहिए और चीक भी चाहिए, इसीलिए इतना मन लगाकर मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा उसका कहना है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटक गया इसका मतलब वह नाराज़ हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, यानी छोटी आवाज़ में कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू इसका मतलब मूंग के दाल के बने जो लड्डू होते हैं ना। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी श्रीचंद को, ऐसा किसने कहा? तो चाची ने कहा। देखती है ना। और दूसरे दिन अच्छा हो गया, चाची ने जो फुसफुसा कर कहा तो श्रीचंद को सुनाई नहीं दिया। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में, पाती इसका मतलब है पंक्ति, पाती इसका मतलब क्या है? पंक्ति। 7 तारे जगमगा उठे।
सात सात तारे सात रंग के, सत भैया तारा। जैसे आकाश में हम सप्तर्षि देखते हैं ना, वैसे 7 तारों का जो डिज़ाइन है वह चमकने लगा। अपने काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सूध नहीं रहती। वह जाति का कलाकार है और जब वह तन्मयता से काम करता है तो खाना पीना तक भूल जाता है। चीक में सूतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। उसे जो नाश्ता मिला था वह क्या था? चिवड़ा था और गुड़ का एक ढेला था। मैंने लक्ष्य किया, यानी लेखक ने उसकी ओर देखा तो सिरचंद के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। नाक के पास 2 रेखाएं उभर आना मतलब नाराज़गी व्यक्त करना। जो नापसंद होता है तो हम ऐसा करते हैं ना, वैसा सिरचंद ने किया। तो माँ दौड़कर माँ के पास गया, मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया है? कलेवा इसका मतलब नाश्ता सुबह का, वह किसने दिया है? और तो नाश्ते में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। अब माँ ने रसोई घर के अंदर से अपनी बहू को आवाज़ दी। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद ने मुँह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता, यानी गुड़ वगैरह ऐसा ही खाना उसे पसंद नहीं था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भव्य तन गई। भव्य तन गई इसका मतलब कि उन्हें गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अब बहुओं के मैके से अगर कोई बात वगैरह हम निकालो तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। मंजली भाभी को भी वह अच्छा नहीं लगा तो वह एकदम से रोने लग गई। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर तो चढ़ेगा ही, यानी अगर उसका लाड़ प्यार करो तो वह सिर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात वह क्यों करेगा? उसे क्या अधिकार है? वह तो आखिर में कारागिर है ना, काम करने वाला है। उसने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू थी। दुलारी मतलब जो पसंद है, लाडली। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? बदकुट्टी यानी बात काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। माँ ने ऐसा गुस्से से सिरचंद से कहा। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल होना यानी उसे बहुत ही क्रोध आया। देखो, सबसे पहले तो मंजली भाभी ने उसे कहा कि मोर छाप धोती मिलने वाली है, इसलिए अच्छा काम किया। फिर चाची ने फुसफुसा कर कुछ कहा। अब माँ ने भी डांट दिया तो उसका अनुभव जो है वह अच्छा नहीं आ रहा है उसको। तो सिरचंद का मुँह लाल हो गया, वह क्रोधित हो गया। फिर भी वह लेखक की माँ की इज्जत करता था, इसलिए कुछ नहीं बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई और इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, कामकाज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो इसका मतलब कि ध्यान मत दो। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक रह गई। अवाक रह गई मतलब आश्चर्यचकित रह गई। मानो कि बहुत ही महंगी चीज़ खा रहा है। जैसे घर वाले खाते हैं ना, तो चाची इसको तो सम्मान देने से रह गई। वह इसे काम वाला ही समझती थी, इसलिए वह पान खाते देखकर अवाक रह गई। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से यानी आश्चर्यचकित होकर घूरते हुए देखा और कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना।
गमकौवा जर्दा ने एक सुगंधित तंबाकू होता है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से उसने यह सुगंधित तंबाकू नहीं खाया था, इसलिए उसकी इच्छा हो गई खाने की। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। जली भुनी यानी तिलमिलाती हुई, यानी क्रोधित रहती थी। अब गुस्सा उतारने का एक ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो क्या, चटोर कही के। और बस मेरा कलेजा धड़क उठा। कलेजा धड़क उठा मतलब भयभीत होना, हो गया सत्यानाश। अब तो लेखक को लगा कि यह सिरचन अब काम नहीं करेगा, और हुआ भी वैसे ही। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा और फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह जो भी सामान था उसे समेट संभाल कर झोले में रखे और टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली। निगाह डाली मतलब नज़र डाली, देखा और हनहनाता हुआ, हनहनाता यानी बड़बड़ाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह गई। 7 तो तारे मंद पड़ गए। इतना अच्छा काम कर रहा था वो मन लगाकर, और इतनी अच्छी चटाई और पर्दा वह बुन रहा था, लेकिन चाची ने भला बुरा कह दिया तो उसके दिल को ठेस लगी। और जो सच्चा कलाकार होता है वह सिरचन जैसा वह भावनाशील भी होता है। तो सिरचन भी भावनाशील था, और चाची ने भला बुरा कहा तो उसे ठेस लगी, उनसे अच्छा नहीं लगा, और दुखी होकर वह वहाँ से चल दिया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रह गई, और जो जगमगाते 7 तारे थे वह मंद पड़ गए। वह डिज़ाइन जो चमक रहा था वह अब उतना चमक नहीं रहा है। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा कि एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ। कान पकड़ता हूँ इसका मतलब कि माफ़ी मांगता हूँ, अब नहीं, अब यह काम नहीं करूँगा। उसके दिल को बहुत ही ठेस लगी थी, उसका अपमान हुआ था, और एक सच्चा कलाकार अपनी कला का, अपना खुद का अपमान सह नहीं सकता है। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मेरी क्या ऐसी दुर्दशा होती, मैं ऐसी दुर्दशा भोगता क्या। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। हमें पता चलता है उसके कहने से कि घर में वह अकेला था, उसकी जो पत्नी थी वह भी मरी हुई थी, और बेटे बेटियां वह भी ज़िंदा नहीं थे, और घर में खाना पकाने वाला वगैरह कोई नहीं था। ऊपर से लोग उसे काम करवाने के लिए बुलाते थे और उसे मजदूरी भी नहीं देते थे, तो वह बहुत ही यानी गरीबी में जीवन जी रहा था, बदहाल था। अब उसने तय कर लिया कि अब यह काम मैं आगे नहीं करूँगा। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ कि अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। एक ही ऐसा ठिकान था, एक ही ऐसा स्थान था जो तुम्हारा घर था, तुम्हारी हवेली थी, और वहाँ मेरे काम की इज्जत होती थी, कदर होती थी। लेकिन अब वहाँ भी मेरा अपमान हुआ। अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कि कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू, बेजा ने बुरा नहीं दिखलाई पड़ता। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। अब देखो ना, बड़ी भाभी ने वह अधूरी जो चीख है
वह भी बुरी नहीं दिखाई, ऐसा कहा। यानी वह भी अच्छी दिख रही थी और वह अगर पूर्ण काम करता, पूर्ण चीक बनाता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा दिखता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी क्या करती। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन श्रीचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर, चटोर। अब लेखक को भी ऐसा लगा कि मानू के दूल्हे की मांग थी ना कि शीतल पाठी चाहिए, चीख चाहिए, तो उसकी मांग वह पूर्ण नहीं कर सका। तो पता नहीं मानू का ससुराल में क्या हाल होगा। उसे ऐसा काम छोड़कर नहीं जाना था। कामचोर, चटोर, ऐसा लेखक का जी चाहा उसे कहने के लिए। लेकिन क्या हुआ आगे? गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए श्रीचंद पर नज़र पड़ी और श्रीचंद ने कहा, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की हुई स्वर में कहा। श्रीचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखो। यानी मानू दीदी अब ससुराल जा रही थी, तो मानू दीदी को अब बहुत दिन तक देखने को नहीं मिलेगा। और श्रीचंद के दिल में मानू दीदी के प्रति स्नेह था, इसलिए वह मानू दीदी की दूल्हे की जो फरमाइश है वह पूर्ण करके आया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। श्रीचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी और खिड़की के पास होकर श्रीचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी है, चीख है, चटाई है, पर्दा है और एक जोड़ी आसनी कूश भी है। कूश यानी एक प्रकार की घास होती है। यानी आसन भी उसने एक जोड़ी बना लिए थे। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। अब मानू को लगा कि श्रीचंद को इसका मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। तो माँ ने मोहर छाप वाली धोती देने का वादा किया था, तो उसका दाम वह देने लगी श्रीचंद को। लेकिन श्रीचंद ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। यानी बहुत ही, नाना बाबा ऐसा पाप मैं नहीं करूँगा। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो और यह मेरी ओर से तुम्हें क्या है, प्रेजेंट है। ऐसा उसका भाव यहाँ दिखलाई दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी और मैं बंडल को खोलकर देखने लगा कि शीतल पाटी कैसी बनाई है। तो ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम मैं पहली बार देख रहा था। उसकी काम की जो गुणवत्ता थी वह इतनी अनुपम थी कि इससे पहले लेखक ने इतना अच्छा काम नहीं देखा था। हमारे भारत में जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी और उनके कलाओं की कदर नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से उन्हें अच्छा खाना मिल गया तो उनका नसीब होता है। श्रीचंद उच्च कोटि का कलाकार हैं। लेखक का परिवार, खास करके उनकी माँ, मानू, उनकी बहन श्रीचंद की कला का सम्मान करते थे। और श्रीचंद भावुक होने के कारण वह चाची के भला बुरा कहने पर उसके दिल को ठेस लगती है। लेकिन मानू के प्रति उसके दिल में छोटी बहन जैसा प्यार है। तो ऐसा प्यार है, इसी के कारण लेखक के यहाँ तो वह अपना काम अधूरा छोड़कर चला गया था। लेकिन मानू के लिए उसने चीक, शीतल पाटी और आसनी भी बनाई जो उसके पति की मांग थी। और वह भी इतनी सुंदर कि लेखक भी हैरान रह गए। और उसकी कला की सुंदरता एकदम अनुपम थी। तो इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें कला और कलाकार का सम्मान करना चाहिए।
यंत्र से तो चीज़ें आसानी से बन जाती है। आज का जो युग है यह यंत्र युग ही है, लेकिन कलाकार को बड़ी मेहनत से चीज़ें बनानी पड़ती है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनको कुशलता दिखानी होती है। तो उनका जो यानी आदर है वह हमें करना चाहिए। उनके बड़े ही लगन से सच्चा कलाकार काम करता है, तो उनके इस गुण को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे दिल को छू लेने वाली यह कहानी है।